सस्ते आलू में महंगे मटर। वाह वाह विराज, क्या मस्त गाड़ी लाया है। ऐसी गाड़ी तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं है ना आंटी जी, इसीलिए तो लाया हूँ। अब सभी आस पड़ोस के लोग भी विराज की गाड़ी की तारीफ करने लगते हैं। अपनी गाड़ी की तारीफ सुनकर विराज भी फूले नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। अब तो वो जब भी अपनी गाड़ी में बैठता तो बड़ी शान से बैठता। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन अब विराज का हाथ तंग होने लगा। कार की EMI, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, घर का खर्च सब उन्हें ही देना था। मम्मी, स्कूल टीचर कब से स्कूल फीस भरने की बात कर रही हैं। आप फीस कब भरोगे? हाँ मम्मी, मेरी टीचर भी रोज बोलती है फीस भरने के लिए, नहीं तो वो हमें क्लास में नहीं बैठने देंगी। ओ गॉड, जो भी पैसे थे वो तो हमने गाड़ी की डाउन पेमेंट में डाल दिए। तब तो हमने ये सब सोचा ही नहीं। माँ जी, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? मेरे पास भी कहाँ है बहू, जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे तो मैंने गाड़ी आने पर बर्फी बंटवा दी मोहल्ले में। अच्छा बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करूंगी। अभी तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा देती हूँ। दोनों बच्चे फ्रेश होकर आते हैं और खाना खाकर कुछ देर आराम करके शाम को अपने ट्यूशन चले जाते हैं, जहाँ ट्यूशन टीचर भी उन्हें टोकते हुए कहती है, क्या बात है भाई, कितने दिन हो गए लेकिन अभी तक तुमने ट्यूशन फीस नहीं भरी। आखिर कब भरोगे मेरी ट्यूशन फीस? मैडम, हम पापा से बात करेंगे। वो क्या है ना, अभी पापा के पास पैसे नहीं है। हा, ये तो अच्छा बहाना बना लेते हो तुम लोग। खुद के लिए इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी खरीदने के पैसे हैं आपके पास, लेकिन मेरी ट्यूशन फीस भरने के लिए नहीं है। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर तुम दोनों कल फीस नहीं लाए ना तो भूल कर भी ट्यूशन में मत आ जाना मेरी, समझे? शाम को दोनों बच्चे उदास होकर घर आ जाते हैं। मम्मी, अब तो ट्यूशन वाली मैडम भी हमें फीस के लिए टोक रही थी। अब तो सामने से लोगों ने टोकना शुरू कर दिया है। खैर कोई नहीं, पापा को आने दो, फिर बात करती हूँ। शाम को विराज घर आता है और ये बात वो उससे कहती है। अब क्या क्या भरूं संजना, मुझे कार की EMI, घर का राशन, बिजली का बिल, पानी का बिल और न जाने क्या क्या भरना पड़ता है। अभी कुछ दिन लगेंगे। एक काम करो, कुछ दिन तक तुम बच्चों को स्कूल और ट्यूशन मत भेजो। स्कूल में जो भी काम होगा वो बच्चे दोस्तों से फोन पर मंगवाकर घर में ही कर लेंगे। और सुनो, तुम्हें भी अभी कुछ दिन तक हाथ टाइट करके चलना होगा। जी ठीक है। अब अगले कुछ दिन तक वो बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजती। बच्चों, तुम दोनों घर पर रहकर ही पढ़ाई करो, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर संजना मार्केट चली जाती है। सब्जियों में सस्ती से सस्ती सब्जी लेनी होगी ताकि खर्चा कम से कम बैठे और 2 पैसे बच सके। तभी सब्जी वाले की आवाज आती है, आलू ले लो आलू, 10 रुपए किलो आलू। अरे वाह, आलू तो बड़े ही सस्ते हैं। एक काम करती हूँ, ढेर सारे आलू ले लेती हूँ। अगले कुछ दिनों तक आलू में थोड़ा थोड़ा कुछ डालकर आलू की सब्जी बना लिया करूंगी। अब वो आलू लेकर घर आती है और शाम को आलू की तरीदार सब्जी बनाकर रख देती है। सभी चुपचाप से आलू की सब्जी खा लेते हैं। ऐसे ही कभी वो आलू में 4 गाजर डालकर बना देती है तो कभी उसमें थोड़ी सी गोभी। मम्मी, कभी तो आलू मटर की सब्जी बना दो। आपको पता है ना मुझे आलू मटर कितने पसंद है। अभी मटर बड़े महंगे हो रहे हैं, इसलिए अभी कुछ दिन तक तुम यही सब खाओ। अब अगले कुछ दिन तक वो ऐसे ही आलू की तरह तरह की सब्जी बनाती रहती। ऐसे ही एक दिन उनकी गली में एक साड़ियों वाला आता है, जिसके पास सस्ती से महंगी तक हर तरह की साड़ियाँ होती हैं। आसपास के सभी लोग वो साड़ियाँ देखने बैठ जाती हैं। तभी संजना भी अपनी सास के साथ आती है। क्या कहा तूने? इस साड़ी की कीमत पूरे 5000 है। अरे इतनी महंगी साड़ी तो हमने अपनी शादी में भी कभी नहीं पहनी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने उर्मिला, वैसे हम सबकी औकात तो नहीं है इतनी महंगी साड़ी की, लेकिन संजना, विमला, तुम दोनों तो इतनी बड़ी गाड़ी की मालकिन हो, तुम तो ले ही सकते हो। 5000 की साड़ी तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। नहीं, मेरे पास तो काफी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं। हाँ, मैं भी ठेले से नहीं लेती। ये सुनकर साड़ी वाला हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो 200 वाली साड़ियों से देकर चला जाता है। इसी तरह दोनों सास बहू हर जगह पैसे बचाने की सोचती रहती। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या विराज, तुम आज ऑफिस गाड़ी लेकर नहीं जा रहे हो? नहीं संजना, मैं बस से ही ऑफिस चला जाऊंगा। वो क्या है ना, मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। बड़ी गाड़ी है इसीलिए बार बार पेट्रोल पीती है, जो झट से खत्म हो जाता है। एक बार पेट्रोल जाने के लिए तो भरवा लेता हूँ, लेकिन जब वापस आना हो तो 2 बार सोचना पड़ता है। सच में कभी कभी जल्दबाजी के फैसले भी ना बड़ी दिक्कत देते हैं। वैसे पापा जी का फोन आया था, कल वो भी अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे। मुझे तो कुछ पता नहीं कि वो ये नई गाड़ी देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे। नहीं, मेरे पापा जी बड़े समझदार हैं, वो हमारी बात जरूर समझेंगे। अगले दिन उसके ससुर तीर्थ से वापस लौट आते हैं। बहुत बड़े दिन हो गए भाई तेरे हाथों के आलू मटर की सब्जी और पूड़ी खाए हुए। ऐसा कर तू आज हम सबके लिए वही बना दे। आलू मटर की सब्जी? हाँ भाई, आलू मटर, और हाँ साथ में थोड़े चावल भी उबाल लेना।
ये सुनकर संजना अपनी सास की ओर देखने लगती है। वो दोनों ही समझ रही थी कि बाजार में मटर की सब्जी कितनी महंगी है। आप भी ना, कहाँ वो एक ही सब्जी बार बार इससे बनवाते रहते हैं। आपको पता है हमारी बहू तो एक ही सब्जी बड़ी ही अच्छी बनाने लगी है, जो कुछ दिन पहले हमने इसके हाथ की खाई थी, और वो है आलू टमाटर की खट्टी खट्टी सब्जी। बिल्कुल ऐसे बनाती है जैसे भंडारी की सब्जी। क्या सच? ठीक है, फिर आज हम सब वही खाते। अच्छा, मैं ये प्रसाद आस पड़ोस में बांट कर आता हूँ। रामदीन प्रसाद लेकर आस पड़ोस में देने जाता है। वैसे एक बात तो है रामदीन जी, आपके बेटे ने इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी खरीद कर ना सभी मोहल्ले वालों को चौंका दिया है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि कोई प्राइवेट नौकरी वाला आदमी इतनी महंगी गाड़ी भी ले सकता है। वैसे वही आया होगा आपको रेलवे स्टेशन पर लेने। नहीं, मैं तो ऑटो करके आया हूँ। और सच कहूँ तो आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं? मुझे तो उस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आपको नहीं पता? हमें तो लगा था आपने परमिशन दी होगी तभी वो लाया होगा। वैसे एक बात कहूँ, हमें तो ये भी सुनने में आया है कि गाड़ी आने के बाद से उन्हें काफी ज्यादा पैसों की दिक्कत आ रही है। मतलब मेरे बेटे के बच्चे भी आपके पोता पोती के स्कूल में ही पढ़ते हैं, और उन्होंने बताया कि कई दिनों से आपके बेटे ने उनके स्कूल की फीस नहीं भरी है। ये सुनकर वो चुपचाप घर आ जाता है। अब समझा, तुमने आलू मटर की सब्जी बनवाने के लिए क्यों मना कर दिया। लेकिन क्या तुम लोगों ने एक बार मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? क्योंकि सस्ते आलू में महंगे मटर डालना तुम्हारे बस के बाहर था। हमें माफ कर दो पापा, लेकिन सच कहूं तो हमने गाड़ी खरीद तो ली, लेकिन वो घर में यूं ही पड़ी है, क्योंकि उसका पेट्रोल अफोर्ड करना हमारे बस में नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं जितनी चादर हो हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए। सच कह रहे हो पापा, जितने का उस गाड़ी का पेट्रोल लगता है ना, उतने में तो हमारे घर का राशन आ जाता है। बेटा, जब तक तुम्हारा बेटा कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इतनी महंगी गाड़ी लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। तुम गाड़ी ले सकते थे, लेकिन तुम्हें छोटी लेनी चाहिए ताकि जरूरत पर उसका इस्तेमाल भी कर सको। अब मेरी मां ने इस गाड़ी को बेच और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, जिनकी अभी इन्हें ज्यादा जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं पापा जी, मैं इस गाड़ी को बेच ही देता हूँ। इस गाड़ी के आने के कारण हम लोग ठीक से खा भी नहीं पा रहे। मेरे बच्चों ने तो अभी तक आलू मटर की सब्जी नहीं खाई। इतने दिनों से पूरा परिवार अपना मन मार रहा है। अब वो अपनी गाड़ी बेचकर एक छोटी गाड़ी ले लेते हैं। साथ ही बाकी बचे हुए पैसों से अपने बच्चों की फीस और बाकी सब खर्चे आराम से चलाते हैं, जिससे उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। और अब वो सब एक साथ मिलकर आलू मटर की सब्जी बनाते हैं। रेखा और विभा दोनों देवरानी जेठानी की एक नहीं बनती थी। सुबह से लेकर रात तक उन दोनों की किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती थी। उनकी बहस की वजह से सास कृष्णा देवी बहुत परेशान रहती थी। पिंकी, अरे कहाँ रह गई? जल्दी से रुई ला कर दे। ये लो दादी। इन दोनों की लड़ाई के शोर से एक दिन बहरी हो जाऊंगी। अरे बस करो रेखा विभा। मैंने जब बोला था कि लिक्विड डिटर्जेंट मेरी पसंद का आएगा तो आपने दूसरा क्यों मंगवाया? कपड़े बिल्कुल भी साफ नहीं धुले। मेरे कपड़े तो बहुत साफ धुले। तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते, इसलिए तुम्हारे कपड़े साफ नहीं धुलते। कपड़े धोने का भी तरीका होता है। भाभी, आप फालतू बोल रहे हो। मुझे कपड़े धोने नहीं आते या आप सर्फ बेकार मंगवाती हो? ये अपनी गलती छुपाने का तरीका है। ऐसे तो आप इतने काम बिगाड़ देती हो। मैं तो नहीं कहती कि आपको ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता। सुबह एक पराठा नहीं बेल पा रही थी मैं। कल शाम को आपने जो आटा गूंथ कर रखा था। आपको कौन सा बढ़िया खाना बनाना आता है? इतना फीका खाना बनाते हो। तुम जाओ, मिर्च भर भर कर डालकर कसर पूरी कर देती हो। पिंकी बंटी दोनों तुम्हारे हाथ की सब्जी नहीं खा पाते। मेरे बच्चे तो खा लेते। दीपू पूजा को तो मिर्ची नहीं लगती। अरे मैं कहती हूँ बस भी करो। इतनी ताकत कहाँ से लाती हो दोनों लड़ने की? एक बात खत्म होती है दूसरी शुरू कर देती हो। इस घर में एक चाय की प्याली कोई देगा या नहीं, या मैं खुद बना लिया करूँ? माँ, उनकी लड़ाई तो चलती रहेगी। ये लो गर्मा गर्म चाय। सुनील, तू भी आजा, मैंने हम दोनों के लिए भी बना ली थी चाय। हाँ भैया, आ रहा हूँ। ब्रेड बिस्कुट लेने गया था दुकान से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाभी और विभा की लड़ाई में दोपहर का खाना मिलना मुश्किल है। एक छुट्टी मिलती है हफ्ते में, उसमें भी रेखा और विभा दोनों की लड़ाई से कान दर्द हो जाते हैं। घर में बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह की लड़ाई अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दोपहर के खाने की तैयारी में नया मुद्दा खड़ा हो गया। विभा, मैंने कहा था आज आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी, फिर तुमने आलू टमाटर क्यों बना दिए? क्योंकि आलू मटर किसी को पसंद नहीं है, सबको आलू टमाटर पसंद है। बस अब ये लड़ाई सब्जी तक पहुंच गई। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि शांति से 2 रोटी खा लूंगी, लेकिन यहाँ तो रोज नए मुद्दे निकल आते हैं। माँ, लगता है हमें रोज 2 सब्जियां बनवानी पड़ेंगी, वरना घर में वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। सही कह रहे हो भैया। और हमें रुई का स्टॉक भी रखना पड़ेगा, नहीं तो कान के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
मुझे तो अब लगता है कि एक दिन तुम्हारी लड़ाई इतिहास में दर्ज होगी, आलू मटर बनाम आलू टमाटर युद्ध के नाम से। इधर रेखा और विभा आलू मटर वर्सेस आलू टमाटर पर लड़ाई कर रही थी और इस लड़ाई की वजह से किचन के अंदर सब्जियों की गुप्त सभा शुरू हो गई थी। आलू मटर बहुत उदास थे और टमाटर उन्हें सांत्वना दे रहा था। ओ यार, इस घर में हम दोनों को हमेशा अलग अलग क्यों पकाया जाता है यार? क्या हम साथ में अच्छे नहीं लगते क्या? चिंता मत करो, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हम साथ में पकेंगे और सबको पसंद आएंगे। हाँ, मैं जब साथ होता हूँ तो सब्जी में जान आ जाती है। जब हम मिलकर बनेंगे तब देखना कमाल ही हो जाएगा। तेल और मसाले भी आलू मटर को हिम्मत दे रहे थे कि एक दिन वो एक जरूर होंगे। अचानक विभा के मायके वाले आ जाते हैं। विभा ने आलू टमाटर की सब्जी बनाई हुई थी। अरे भैया भाभी, आज आलू टमाटर बनाए हुए, चावल बने हुए हैं, साथ में पूरी बना लेती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, आलू टमाटर चावल तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हाँ दीदी, आलू टमाटर के साथ तो मैं पूरी ले लूंगी, अच्छी लगती है आलू टमाटर पूरी। ठीक है, तो मैं खाना लगा देती हूँ। माँ जी, आपको भी लगा दूं? आप भी भैया भाभी के साथ ही खा लेना। हाँ बहू, लगा दो। और साले साहब, बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ जीजा जी, मुझे पता था कि आज आपकी ऑफिस की छुट्टी होगी, इसलिए हमने आज का प्लान बना लिया। विभा किचन में जाती है और आलू टमाटर की सब्जी परोसने से पहले चख कर देखती है। रेखा भी वहीं खड़ी थी और अपनी आलू मटर की सब्जी बना रही थी। सब्जी में तो नमक बहुत तेज हो गया है, अब क्या करूं? मैंने तो बाहर बोल दिया है कि खाना लगा रही हूँ और कोई सब्जी भी नहीं बनी हुई है। इतनी तेज नमक की सब्जी सब कैसे खाएंगे? थोड़ा बहुत तेज होता तो कोई उपाय करके ठीक कर लेती, पर बहुत हद में तेज हो गया है। मुझे लग रहा है मैंने सब्जी में 2 बार नमक डाल दिया। परेशान मत हो, मेरे पास एक रास्ता है अगर तुम मानो तो। अगर नमक ठीक करना है तो मैंने बस अभी मसाले डाले हैं, नमक नहीं डाला है। आलू मटर मैं बना ही रही हूँ, 2 सीटी दिला दूं, तुम आलू टमाटर आलू मटर में मिक्स कर देना, फिर नमक बैलेंस हो जाएगा ज्यादा सब्जी से। ठीक है भाभी, आपको जो ठीक लगता है आप करो, आप बड़े हो, आपको ज्यादा समझ है, मेरा तो इस समय दिमाग खराब हो रहा है। रेखा आलू मटर बना लेती है पर उसमें नमक नहीं डालती। आलू मटर की सब्जी को सीटी आ जाती है, तब रेखा आलू टमाटर आलू मटर में मिला देती है। सब्जी बहुत ही टेस्टी बन गई थी, क्योंकि आलू मटर के स्वाद में आलू टमाटर मिक्स हुए तो एक अलग अनोखा चटपटा स्वाद आ गया। विभा रेखा को गले लगाती है और थैंक यू बोलती है। जब सबको सच्चाई पता चलती है तो सब हैरान रह जाते हैं, साथ ही सब्जी की बहुत तारीफ करते हैं। उस दिन के बाद रेखा और विभा ने छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया और मिलजुल कर रहने लगी।